मगध साम्राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए पूरे भारत में विख्यात था। इस साम्राज्य के राजा महाराजा जयवर्धन प्रजा के प्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी सुभद्रा मातृत्व की मूर्ति मानी जाती थी। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी शीतल अपने रूप, लावण्य और दयालु स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। राजकुमारी शीतल की आंखें चमकते हुए सरोवर जैसी थीं। उनके बाल रात की कालिमा से भी ज्यादा काले और घने थे और उनकी हंसी झनकारती हुई बहती नदी जैसी सुरीली थी। उनकी दयालुता ऐसी थी कि वह महल के गलियारों में घूमते हुए भी किसी चींटी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन खुशियों से भरे हुए महल में अचानक अंधेरा छा गया। राजकुमारी शीतल अचानक बीमार पड़ गईं। उनकी हंसी गुम हो गई, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उनका कोमल शरीर कमजोर हो गया। राजवैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने राजकुमारी का परीक्षण किया और उन्हें हर तरह की दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही गई। महाराजा जयवर्धन और रानी सुभद्रा अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी को ठीक कर देगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ इनाम में दिया जाएगा। ये घोषणा पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से प्रसिद्ध वैद्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आने लगे। हर वैद्य ने राजकुमारी का इलाज किया, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। राजा रानी की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। महल में निराशा का साया छा गया था। एक दिन जब महाराजा जयवर्धन दरबार में उदास बैठे थे, तो एक दरबारी ने उन्हें बताया कि जंगल से एक गरीब वैद्य आया है, जो राजकुमारी का इलाज करने का दावा कर रहा है। उसका नाम दानिश था। महाराजा जयवर्धन ने तुरंत ही दानिश को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दानिश दरबार में आया। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह राजा को प्रणाम करने के बाद खड़ा हो गया। महाराजा जयवर्धन ने उससे पूछा, वैद्य जी, क्या तुम सचमुच मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? दानिश ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहले तो मुझे राजकुमारी का परीक्षण करना होगा। राजा ने दानिश को अनुमति दे दी। दानिश राजकुमारी के कक्ष में गया। उसने राजकुमारी का नाड़ी परीक्षण किया और उनकी आंखों को गौर से देखा। कुछ देर बाद वो बाहर आया। राजा जयवर्धन ने बेचैनी से पूछा, वैद्य जी, मेरी बेटी को क्या बीमारी है? दानिश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी बेटी को किसी ने श्राप दिया है। ये सुनकर महाराजा जयवर्धन चौंक गए। उन्होंने कहा, श्राप? मेरी बेटी को किसने श्राप दिया हो सकता है? उसने किसी का बुरा नहीं किया। दानिश ने कहा, महाराज, ये तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राजकुमारी को कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन पर किसी तांत्रिक का श्राप है। राजा जयवर्धन सकते में आ गए। उन्होंने सोचा कि आखिर कौन होगा जो उनकी लाडली बेटी को श्राप देगा। उन्होंने दानिश से पूछा, वैद्य जी, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि किसने राजकुमारी को श्राप दिया है? दानिश ने जवाब दिया, महाराज, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे महल के हर कोने में जांच करनी होगी और महल के लोगों से बात करनी होगी। राजा जयवर्धन ने दानिश को अनुमति दे दी। अगले कुछ दिन दानिश महल में इधर उधर घूमता रहा। उसने रसोइयों से बात की, सफाई कर्मचारियों से बात की, यहां तक कि महल के पहरेदारों से भी बात की। धीरे धीरे उसे महल के लोगों के बीच कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। एक दिन दानिश को महल की एक दासी मंजरी पर शक हुआ। मंजरी रानी सुभद्रा की बहुत करीबी दासी थी। वह हमेशा राजकुमारी शीतल के साथ रहती थी। दानिश ने मंजरी को अलग से बात करने के लिए बुलाया। दानिश ने मंजरी से पूछा, मंजरी, क्या तुम जानती हो कि राजकुमारी को किसने श्राप दिया है? मंजरी ने चौंकते हुए कहा, नहीं वैद्य जी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दानिश को मंजरी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने मंजरी को ध्यान से देखा और पूछा, मंजरी, तुम सच बोल रही हो? तुम्हें कुछ शक तो नहीं है? मंजरी कुछ देर के लिए हिचकिचाई, फिर धीमे स्वर में बोली, वैद्य जी, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैं राजकुमारी शीतल को अपनी बहन की तरह मानती हूं। दानिश ने कहा, मंजरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन सच बोलना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद मंजरी टूट गई। उसने दानिश को बताया कि वह राजकुमारी शीतल से जलती थी। उसे रानी सुभद्रा का लाड प्यार और राजकुमारी की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती थी।
इसी जलन में उसने एक तांत्रिक की मदद से राजकुमारी को श्राप दिया था। ये सुनकर दानिश स्तब्ध रह गया। उसने मंजरी को समझाया कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। फिर उसने मंजरी से वादा लिया कि वह राजा और रानी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेगी। मंजरी ने दानिश की बात मान ली। दानिश ने राजा जयवर्धन को बताया कि उसने श्राप देने वाले का पता लगा लिया है। राजा जयवर्धन ने दरबार लगाया और मंजरी को दरबार में लाया गया। दरबार में मंजरी ने घबराते हुए सच बोल दिया। उसने राजा और रानी से माफी मांगी और बताया कि उसने राजकुमारी को ईर्ष्यावश श्राप दिया था। राजा जयवर्धन क्रोध से भर गए। उन्होंने मंजरी को जेल में डालने का आदेश दिया। रानी सुभद्रा भी मंजरी की हरकत से दुखी थीं। लेकिन दानिश ने राजा से विनती की कि वे मंजरी को सजा देने से पहले राजकुमारी का इलाज करें। राजा जयवर्धन दानिश की बात मान गए। दानिश ने राजकुमारी का इलाज शुरू किया। उसने जड़ी बूटियों और मंत्रों की मदद से राजकुमारी के शरीर से श्राप का असर कम करने की कोशिश की। साथ ही उसने राजकुमारी का मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की। कुछ समय बाद दानिश के इलाज का असर दिखना शुरू हुआ। राजकुमारी शीतल की कमजोरी कम होने लगी और उनकी आंखों में वापस चमक आने लगी। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा ठीक होती जा रही थी। ये देखकर पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराजा जयवर्धन और रानी सुभद्रा राहत की सांस लेने लगे। वे दानिश के बहुत आभारी थे। हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। राजकुमारी शीतल पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। उनकी खिलखिलाहट फिर एक बार महल के गलियारों में गूंजने लगी। महाराजा जयवर्धन ने दानिश को दरबार में बुलाया और पूरे राज्य के सामने उसका सम्मान किया। उन्होंने दानिश को आधा राज्य देने का वादा किया था, लेकिन दानिश ने धन दौलत लेने से इनकार कर दिया। दानिश ने कहा, महाराज, आपने मेरा नाम रोशन किया है। मेरा इनाम यही है कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सका। महाराजा जयवर्धन ने दानिश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दानिश को राजवैद्य का पद दिया और ढेर सारा सोना चांदी इनाम में दिया। उधर मंजरी को जेल में पछतावा हो रहा था। उसने अपना गुनाह किया था और अब उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही थी। लेकिन दानिश को मंजरी पर दया आ गई। उसने राजा से विनती की कि वे मंजरी को माफ कर दें। राजा जयवर्धन पहले तो मंजरी को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रानी सुभद्रा और दानिश के कहने पर उन्होंने मंजरी को माफ कर दिया। मंजरी को जेल से रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद राजकुमारी शीतल पहले से भी ज्यादा दयालु हो गई। उन्होंने मंजरी को भी माफ कर दिया। उन्होंने महल के लोगों को सिखाया कि ईर्ष्या और द्वेष किसी को भी तरक्की नहीं दिलाते। कुछ समय बाद महाराजा जयवर्धन ने राजकुमारी शीतल के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर के राजकुमार स्वयंवर में शामिल हुए, लेकिन राजकुमारी शीतल ने बचपन के मित्र राजकुमार चंद्रसेन को अपना होने वाला पति चुना। राजकुमार चंद्रसेन एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार थे और राजकुमारी शीतल के अच्छे दोस्त भी थे। राजकुमारी शीतल और राजकुमार चंद्रसेन की शादी धूमधाम से हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। दानिश को भी शादी में बुलाया गया और उन्हें राजकुमारी शीतल के हाथों से विशेष उपहार दिया गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वेष हमें बुरे रास्ते पर ले जा सकती है। वहीं ज्ञान और दयालुता हमें सफलता दिलाती है। दानिश की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर किसी में अच्छाई होती है और पछतावे के बाद भी हमें माफी का मौका मिल सकता है।